आइए मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्रों, मैं सभी प्रतियोगी छात्रों का अपने YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने इससे पहली वाली वीडियो में चर्चा की थी अरब आक्रमणों की। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं तुर्कों के जो आक्रमण हुए हैं कि जो अरब आक्रमण, भारत पर सबसे पहला अरब आक्रमण कब हुआ, उसकी चर्चा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में की है। आज मैं चर्चा करूंगा कि तुर्कों का पहला आक्रमण कैसे हुआ और अरबों के बाद किस प्रकार तुर्कों ने अपनी सत्ता को कायम रखा और फिर धीरे धीरे महमूद गजनवी से होते हुए गौरी और फिर आप जो दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम सभी इतिहास को, मध्यकालीन इतिहास को कवर करेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, बिना विलंब किए हुए हम चर्चा करते हैं कि तुर्कों का पहला आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। बस यही मेरा आपसे कहना है और हम बिना विलंब किए अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। आइए मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था अरबों के आक्रमण। तो अरब आक्रमण की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम तुर्कों के आक्रमण की बात करेंगे। तो हमने जो अरब आक्रमण किए थे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो हमने उस पर चर्चा की थी। आज देखिए, शुरुआत होती है यानी अरबों के आक्रमण जब मोहम्मद साहब का जन्म होता है और उनका इस्लाम धर्म का प्रचलन करते हैं और उसके बाद 8वीं सदी तक इस्लाम धर्म जोरों पर यानी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। आज हम बात करेंगे 10वीं सदी, यानी 10वीं सदी की बात है। 10वीं सदी की बात करेंगे। ये खुरासान एक जगह का नाम है। इसका खुरासान का शासक है अब्द अल मलिक इसका शासक है। और ये किस वंश से है? सामनी साम्राज्य। इस साम्राज्य का नाम क्या है? सामनी साम्राज्य। अब अब्द अल मलिक के यहाँ पर दो परिवार सेवा दे रहे हैं। एक है यहाँ पर सिमजुरी परिवार और दूसरा है यहाँ पर गजनवी परिवार। अब प्यारे साथियों, ये गजनवी परिवार है, इसका हेड है अल्पतगीन और सिमजुरी परिवार का हेड है अबू हसन। अब कुछ समय के बाद यानी ये दोनों परिवार अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं अब्द अल मलिक के यहाँ पर। अब कुछ समय के बाद अब्द अल मलिक की होती है मृत्यु। जब अब्द अल की मृत्यु हो जाती है, इसकी होती है मृत्यु। इसकी मृत्यु के बाद सिमजुरी परिवार के सदस्य चाहते हैं कि शासक हमारे अनुसार बनना चाहिए और गजनवी परिवार के सदस्य चाहते हैं कि शासक हमारी इच्छा से बनना चाहिए। परिणाम यह होता है इस जिद्दोहद में कि गजनवी परिवार को इस बात में सफलता नहीं मिलती है और जो सिमजुरी परिवार का अबू हसन है, इसको सफलता, इसकी इच्छा के अनुसार गद्दी पर बैठता है मंसूर प्रथम। ये गद्दी पर बैठता है अबू हसन की इच्छा के अनुसार। इस बात से अल्पतगीन है नाराज। ये नाराज हो जाता है। जब अल्पतगीन नाराज होता है तो ये अपना सेवा देना बंद कर देता है
और यहाँ से सेवा देना बंद करके अपनी सैनिक टुकड़ी को लेकर, जो इसके पास सैनिक थे उसको यहाँ से सेवा देना कर देता है बंद, और ये जाता है अफगानिस्तान, यानी आज का अफगानिस्तान। ये अल्पतगीन यहाँ से सेवा बंद करने के बाद ये गजनी पहुंचता है। गजनी, ये गजनी पहुंचता है। उस समय पर गजनी का शासक है, गजनी का शासक है एक लाविक, कोई लाविक नाम का व्यक्ति यहाँ का गजनी का शासक बना हुआ है। अल्पतगीन जाता है, इस लाविक नाम के व्यक्ति को ये पराजित करता है। लाविक नाम का जो राजा है उसे ये पराजित करता है और सत्या हत्या लेता है। सत्ता हत्याने के बाद गजनी जो है, गजनी में सत्ता किसकी हो जाती है? अब लाविक को पराजित कर देता है। कौन करता है? अल्पतगीन। अब गजनी पर अल्पतगीन की शासन हो जाता है। अल्पतगीन, अब अल्पतगीन शासक बन जाता है गजनी का। मैं धीरे धीरे महमूद गजनवी तक आपको ला रहा हूं कि ये इसकी शुरुआत कैसे कैसे हो रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्यारे साथियों मैं धीरे धीरे आपको महमूद गजनवी तक आज कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए, अल्पतगीन जो है यहाँ का गजनी का शासक है और अल्पतगीन का एक दास है, इसे हम दास कह सकते हैं। इसका नाम है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, अल्पतगीन का एक दास है जिसका नाम है सुबुक्तगीन। ये पहले तो दास है लेकिन बाद में दामाद बन जाता है। ये मैंने दास दामाद दोनों लिख दिया है। अल्पतगीन का पहले ये दास था सुबुक्तगीन, बाद में इसे इसकी सेवाओं से, इसकी प्रतिभाओं से इतना प्रभावित होता है अल्पतगीन कि इसे अपना दामाद बना देता है। जब दामाद बना लेता है और इस सुबुक्तगीन को अल्पतगीन के द्वारा एक उपाधि दी जाती है। उपाधि दी जाती है अमीर उल उमरा, यानी अल्पतगीन के द्वारा सुबुक्तगीन को दामाद बनाने के बाद एक उपाधि दी जाती है अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा की उपाधि दी जाती है इसे अल्पतगीन के द्वारा। अब बात होते होते अल्पतगीन की जब मृत्यु होती है, अल्पतगीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है, गजनी की गद्दी पर ये बैठता है सुबुक्तगीन। कब बैठता है? 977 में गद्दी पर बैठता है सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठता है 977 में और अल्पतगीन की हो जाती है मृत्यु। अब 977 में गद्दी पर बैठने के बाद 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। आक्रमण सुबुक्तगीन के द्वारा 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया जाता है और यही आक्रमण पहला तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण होता है। इसी को कहते हैं कि अरबों का पहला आक्रमण 712 में था और तुर्कों का पहला आक्रमण 986 में हुआ है। और ये किसके नेतृत्व में हुआ है? ये किया है सुबुक्तगीन ने। तो यहां तक मैं इस चर्चा को खींच के लाया हूं कि किस प्रकार महमूद गजनवी का निकास हो रहा है। अब महमूद गजनवी आएगा, यानी 986 के बाद पहला आक्रमण तुर्क आक्रमण हो गया है। अब 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की होगी मृत्यु और सुबुक्तगीन के 2 पुत्र हैं, उनमें संघर्ष होगा। उसमें महमूद गजनवी विजयी होगा। फिर महमूद गजनवी किस प्रकार से भारत पर बारी बारी से
17 बार आक्रमण करेगा, 17 बार उसे भारत को लूटेगा। तो यहाँ पर प्यारे साथियों, यहाँ से मैं आपको 2-3 बातें, इन बातों को ध्यान रखना है कि सुबुक्तगीन कौन था, अरक्तगीन कौन था, अरक्तगीन ने सत्ता किस प्रकार काबिज की गजनी पर सत्ता काबिज करने के बाद उसने उसका सुबुक्तगीन कौन था, दास था, बाद में उसने उसे दामाद बना लिया। फिर 997 ईस्वी में गद्दी सुबुक्तगीन को मिल जाती है। गद्दी पर बैठने के बाद 986 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण करता है। किसके विरुद्ध करता है? राजा जयपाल के विरुद्ध करता है। इसमें जयपाल की पराजय होती है। तो जयपाल को काफी धन संपत्ति देकर सुबुक्तगीन की शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है। तो अब उसी जयपाल पर इस सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी आएगा और बार बार आक्रमण करेगा, जिस बात से जयपाल कुपित हो जाएगा और अपने आप में वो अपने आप को आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाएगा। तो उसकी चर्चा हम करते हैं। तो प्यारे साथियों, आप यहां तक समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से हमने महमूद गजनवी की स्टोरी को यहां पर लाए हैं। अब देखिए, अब चर्चा करते हैं कि महमूद गजनवी भारत पर किस प्रकार और कितने बार भारत पर आक्रमण करेगा, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ये तो मैंने यहां तक ही चर्चा की कि किस प्रकार से महमूद गजनवी से पहले इन पर चर्चा हुई है और कैसे कैसे इनको यहां तक पहुंचे हैं ये आक्रमण करते हुए। अब देखो, सुबुक्तगीन के 2 पुत्र हैं। अब है सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है 997 मृत्यु होती है। इसके 2 पुत्र हैं, एक है इस्लाम, दूसरा है महमूद गजनवी। एक है इस्लाम, दूसरा महमूद गजनवी है। इन दोनों में संघर्ष होता है। इस्लाम की होती है पराजय, ये हारता है। महमूद गजनवी की होती है विजय। इसका झंडा नीचे हो गया, इस्लाम की पराजय हो गई, महमूद गजनवी विजयी हो गया संघर्ष में। अब महमूद गजनवी विजयी हो गया तो किस प्रकार से ये भारत पर अब आक्रमण करेगा, उन आक्रमणों की चर्चा। हालांकि में इसने महमूद गजनवी ने 1000 से लेके 1027 तक 17 बार आक्रमण किए। इतिहासकार लेनपूल का कहना है कि 26 बार आक्रमण हुए थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसके 17 आक्रमणों की चर्चा की है। सर हेनरी ने 17 आक्रमणों की चर्चा की है। उन आक्रमणों में से जो प्रमुख आक्रमण हुए हैं, मैं उन आक्रमणों की चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि 17 हुए हैं तो उसमें जो प्रमुख आक्रमण हैं, मैं उन आक्रमणों की चर्चा करूंगा। प्यारे साथियों, ध्यान दें। तो पहला इसका आक्रमण है हमारा भारत के सीमावर्ती नगर व किलों पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने क्या किया? सबसे पहला आक्रमण जो किया है इसने 1001 ईस्वी में यह किया था भारत के सीमावर्ती। पहले इसने कंडीशन का जायजा लिया और भारत के सीमावर्ती नगर और किलों पर आक्रमण किया, जहां पर इसने आसानी से विजय प्राप्त कर ली। इसे ज्यादा कठिनाई नहीं हुई और धन संपत्ति लेकर गजनी चला गया। इसका यही रोल रहा है 17 आक्रमणों में कि धन संपत्ति को लूटता है और गजनी वापस चला जाता है। यहां से धन इकट्ठा करता है, गजनी वापस चला जाता है। तो वही इसने पहला आक्रमण किया
और ज्यादा बिना कठिनाई के इसने इस आक्रमण को सरलता से जीत लिया। इसके बाद दूसरा आक्रमण ये इसी आक्रमण से प्रेरित होकर दूसरा आक्रमण करता है ये पंजाब के राजा जयपाल, यानी पंजाब के राजा जयपाल पर, पंजाब के राजा जयपाल पर 1001 ईस्वी में 1001 ईस्वी में पंजाब के राजा जयपाल पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण में जयपाल भी अपनी सेना को लेकर आता है और वीरता पूर्वक लड़ता है, परंतु वो असफल होता है। अंत में जयपाल की पराजय होती है। जयपाल को बुरी तरह अपमानित होना पड़ता है महमूद गजनवी के द्वारा। इस बात से जयपाल हो जाता है कुपित, और कुपित होके वो दुखी हो जाता है। अपने पुत्र आनंदपाल को सत्ता सौंप देता है। आनंदपाल को सत्ता सौंपने के बाद वो स्वयं आत्मदाह कर लेता है और अग्नि में जलकर अपने आप को नष्ट करता है, आत्महत्या कर लेता है जयपाल इस बात से। दूसरा आक्रमण इसने यहां किया। अब इसके मैं प्रमुख आक्रमणों की चर्चा कर रहा हूं। अगला है जैसे तीसरा आक्रमण आनंदपाल पर आक्रमण, आनंदपाल पर आक्रमण। अब जयपाल का जो पुत्र है उसे पता है इसके कारनामे की, तो ये आनंदपाल पर आक्रमण करता है। आनंदपाल को पहले से ही आगा था कि आक्रमण हो सकता है, इसीलिए उसने कन्नौज, दिल्ली, कलिंजर और अजमेर के राजाओं से सहायता प्राप्त की और युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। काफी लंबी सेना लेकर गया और सेना की मात्रा भी ठीक ठाक थी और युद्ध भी आनंदपाल के पक्ष में था, यानी आनंदपाल युद्ध जीतने ही वाला था। तुर्कों के पैर उखड़ने वाले थे, परंतु भाग्य में कुछ और ही लिखा था। परिणाम ये हुआ कि आनंदपाल का हाथी बिगड़ गया और वह अपनी सेना की ओर ही भागने लगा। जब सेना की ओर हाथी भागा तो अन्य साथियों ने समझा कि राजा युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग रहे हैं, तो उसके साथियों ने भी भागना प्रारंभ कर दिया। आनंदपाल के हाथियों ने अपनी ही सेना को रौंदना प्रारंभ किया। इसी अवसर का लाभ उठाकर महमूद गजनवी के सैनिकों ने और महमूद गजनवी ने पीछे से वार प्रारंभ कर दिया। परिणाम ये हुआ कि आनंदपाल की हार हो गई। ये इसका तीसरा प्रमुख आक्रमण था। अब इसके बाद प्रमुख आक्रमणों की चर्चा करता हूं। वैसे तो 17 आक्रमण हुए हैं, तो जैसे अगला आक्रमण है इसका नगरकोट, नगरकोट या कांगड़ा पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने नगरकोट या कांगड़ा को पर आक्रमण किया। यहाँ के मंदिरों को इसने जी भरकर लूटा और बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति लेकर चला गया। अगला आक्रमण जैसे इसने किया है थानेश्वर पर। अगला आक्रमण थानेश्वर पर किया है। वहां पर भी इसने थानेश्वर की बुरी तरह से लूटा और धन संपत्ति लेकर गजनी वापस चला गया। अगला आक्रमण किया है इसने कन्नौज के शासक पर। थानेश्वर के बाद किया है इसने कन्नौज पर। कन्नौज के बाद किया है इसने मथुरा पर आक्रमण किया है। मथुरा में ये काफी मात्रा में धन संपत्ति ले गया। अब मथुरा के बाद इसका अगला आक्रमण है कलिंजर पर आक्रमण किया है। कलिंजर से काफी धन संपत्ति ले गया। इसका यही और इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण है, इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण हुआ है, यानी 16वां आक्रमण जो हुआ है, आक्रमण सोमनाथ पर, जो गुजरात में स्थित है। सोमनाथ का जो मंदिर है वो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 16वां आक्रमण था। यहाँ पर इसने लगभग 50,000 हिंदू
ब्राह्मणों और स्त्रियों और पुरुषों को काट दिया था और बुरी तरह से सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा और उस नगर के वासियों को भी बुरी तरह से लूटा और अपार धन संपत्ति ले गया। इतना धन संपत्ति ले गया था कि 900 ऊंट भर के ये गजनी के लिए यहाँ से ले गया था। सॉरी, एक इतिहासकार का कहना है कि ये इतनी मात्रा में धन संपत्ति ले गया कि वहां सभी विश्व के देश उस धन संपत्ति को देखने के लिए चल पड़े, ऐसा एक इतिहासकार का कहना है। तो कहने का मतलब यह है कि जो 16वां आक्रमण था ये इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था और इसका 17वां आक्रमण है जो लास्ट है जाटों के विरुद्ध। अब जाटों के विरुद्ध इसने क्यों किया? जब धन को ले जा रहा था 16वें आक्रमण के बाद तो मुल्तान और सिंध के जाटों ने इसके लूटे हुए धन को लूट लिया था। इस कारण से ये कुपित हुआ था, ये परेशान था, इसीलिए उस धन को रखने के बाद गजनी फिर वापस आया जाटों को दंड देने के लिए, तब इसमें जाटों की पराजय हुई। तो प्यारे साथियों, आज मैंने आपको महमूद गजनवी के उन आक्रमणों की चर्चा की है जो प्रमुख हैं। इससे पहले मैंने अरबों के आक्रमणों की चर्चा की थी। अगर प्यारे साथियों आपको अच्छा लगे, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन एक वीडियो में डाला करूंगा और संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास को धीरे धीरे हम इसी प्रकार पढ़ते हुए समाप्त करेंगे। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य लिखें। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद।